सब होगा हासिल तुमको, सब होगा हासिल तुमको, उठ कोशिश कर तो सही, यकीनन मिलेगी मंजिल तुमको, यकीनन मिलेगी मंजिल तुमको, मुश्किलों से लड़ तो सही। सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आइए हम सभी मिलकर एक बार फिर से हर कदम बढ़ाते हैं सफलता की ओर। आज से हमारी फिर से एक बार ऑनलाइन क्लास प्रारंभ होने जा रही है, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसके लिए आप मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि मैडम क्लास कब प्रारंभ करेंगे। तो चलिए, आपके लिए क्लासें अब प्रारंभ हो चुकी है। ये हमारी ऐसी मैराथन क्लासें हैं जिसको पढ़कर आप हर प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ, ये वादा करती हूँ कि मेरा विश्वास है कि एक भी प्रश्न इस क्लास से बाहर नहीं होगा। मतलब जो प्रतिदिन क्लासें चलेंगी, एक भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इन क्लासों से बाहर नहीं होगा। ये तो आप पहले देख चुके हैं कि हमारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा जो मॉडल पेपर 12th क्लास का जारी किया गया था, उसमें आपने बड़े वाले और सभी प्रश्न देखे होंगे। तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे 6-6 अंक के, जो इस बार 6 अंक के पूछे जा रहे हैं, हर बार 4 अंक के पूछते हैं, वो सभी प्रश्न हमारे द्वारा हमारी भूमिका यूट्यूब चैनल पर जितने वीडियोज हैं क्वेश्चंस के, आपको सब उसमें बिल्कुल एक शब्द भी नहीं बदला गया है। आप इसमें देख सकते हैं, मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप अध्ययन कर रहे होंगे। आपने प्रॉमिस किया था कि आप पिछले वीडियोज, हमारी जो पिछली क्लासें हैं वो देख रहे हैं। वो क्लासें देखने के लिए मैंने आपको इसीलिए कहा था क्योंकि उन्हीं क्लासों के अंदर से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप उन क्लासों को देखेंगे, आपका रिवीजन होगा, तो आप सारे प्रश्नों के उत्तर आसानी से कर पाएंगे। तो आज से हमारी ऑनलाइन क्लासें फिर से प्रारंभ होने जा रही है। क्या आप सभी तैयार हैं ये टेस्ट देने के लिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न करने के लिए? मैं आपसे एक एक क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ, आपको उसका आंसर कमेंट्स में देना है। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट्स करें, आपकी समस्या का समाधान होगा। लेकिन अभी आपका फोकस सिर्फ क्वेश्चन आंसर पर होना चाहिए। आज की हमारी क्लास थोड़ी छोटी होगी, उसके बाद हम व्यवस्थित क्लास आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है बच्चों, आज मुझे कहीं जाना है, थोड़ा काम है, इसलिए हम क्लासें प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है। भाषा का दीर्घकाल तक सुरक्षित स्थायी रूप कहलाता है। तो पहला प्रश्न क्या है कि भाषा का दीर्घकाल तक सुरक्षित स्थायी रूप कहलाता है। तो क्वेश्चन का आंसर देखिए, आपको क्या दिए जाएंगे वहां पे बच्चों? वहां 4 ऑप्शन होंगे और उस ऑप्शन में से आपको जो राइट आंसर है उसको सेलेक्ट करना है। तो देखिए, पहले के ऑप्शन देखिए, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा और कोई नहीं। क्या आंसर होगा? जल्दी से कमेंट्स करके बताइए। तो हम है ना हर क्वेश्चन को डिस्क्राइब भी करते चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न होंगे हमारे पास जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाएंगे और आपको उनमें से लिखित प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको हमारा जो बोर्ड का मॉडल पेपर आया था उसमें आपको अच्छे से समझाया था कि इस बार पैटर्न बिल्कुल चेंज हो चुका है। हमारी चारों किताबों में से वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी पूछे जाएंगे और जो 1-2 पंक्तियों के आंसर है 40 शब्दों में वो भी पूछे जाएंगे और बड़े प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो सभी में से जो हमारी संवाद सेतु है, जो हमारी व्याकरण वाली पुस्तक है, सृजन है और पीयूष प्रवाह है। तो पहले के ऑप्शन बिल्कुल आपको इसका आंसर आसानी से देख सकते हैं कि भाषा का दीर्घकाल तक सुरक्षित और स्थायी रूप कौन सा होता है बच्चों? लिखित भाषा। ठीक है, क्योंकि मौखिक भाषा स्थायी रूप नहीं होता है। भाषा को स्थायित्व प्रदान करने के लिए ही तो लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न पहले भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो इस प्रकार से है, देवनागरी लिपि का विकास भारत की किस प्राचीन लिपि से हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिए। देवनागरी लिपि का विकास भारत की किस प्राचीन लिपि से हुआ है? ओके, आपके ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, फारसी लिपि, गुरुमुखी लिपि। ओके, तो जल्दी से आंसर बताइए आप इसका। इसका राइट आंसर है किससे? ब्राह्मी लिपि से। देवनागरी लिपि का भारत की प्राचीन लिपि है, ब्राह्मी लिपि से विकास हुआ है। आपको पता है कि गुरुमुखी किसकी लिपि है? गुरुमुखी तो पंजाबी भाषा की लिपि है। हमको हमारा जो बच्चे हमारे साथ नए हैं वो एक बार अच्छे से सुन लीजिए। देखो बच्चों, आपको सबसे पहले तो है ना इस क्लास को शेयर करना होगा।
इतने से बच्चों से काम नहीं चलेगा, सभी को इसका लाभ मिलना चाहिए, सभी तक ये पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये मैं आपको पूरा गारंटी के साथ कह सकती हूँ एक भी प्रश्न हमारी इन क्लासों से बाहर नहीं होगा। ठीक है, तो इसका वीडियो जो है, इसकी लाइव क्लास हमारी पहले हो चुकी है। ठीक है, जब हमारी क्लासेस चलती थी तो मैंने ये चैप्टर पढ़ा चुकी हूँ, उसमें मैंने जो प्रमुख भाषाएं और उनकी लिपियां हैं वो आपको बता चुकी हूँ। तो उसमें से इसलिए मैं कहती हूँ कि पिछली क्लासों को देखकर आप अपना रिवीजन करते रहिए। बताइए शेयर करेंगे कि नहीं? आपको शेयर करना है ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। तो हमारी देवनागरी लिपि का विकास भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा को लिखने हेतु प्रयुक्त चिन्ह कहलाते हैं। फिर से देखिए, मौखिक भाषा को लिखने हेतु प्रयुक्त चिन्ह कहलाते हैं। मौखिक भाषा जिसको हम बोलकर प्रकट करते हैं और लिखने के लिए किन्हीं चिन्हों की आवश्यकता होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिए। आपके ऑप्शन है ध्वनि, लिपि, भाषा, व्याकरण। क्या आंसर होगा? भाषा को के चिन्ह क्या कहलाते हैं? लिखने का तरीका लिपि कहलाता है। ओके, लिपि। अगला प्रश्न देखिए, उर्दू भाषा की लिपि है। आपको बताना है कि इनमें से उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है। चलिए देखिए, जल्दी से आंसर दीजिए। आपके ऑप्शन है रोमन, फारसी, यूनानी और कोई भी नहीं। क्या आंसर होगा? उर्दू भाषा की लिपि है। देखो, रोमन तो अंग्रेजी की है, यूनानी है नहीं। क्या आंसर होगा? फारसी। हमारा जो अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं। ये ऑप्शन मैंने जानबूझ के इस प्रकार से डाले हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है। ध्यान से समझ लेना। देखो, देवनागरी लिपि में, इस क्वेश्चन को और कैसे पूछा जा सकता है? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा है, उसमें 3 ऑप्शन कोई और होंगे, एक वो भाषा होगी जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी। ओके, ये मैंने इसलिए डाला है ताकि आपको सारी भाषाओं का पता चल सके जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो देखिए, हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली, प्राकृत, ये सभी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। राइट आंसर क्या होगा? ए। दूसरे में देखो, हमने इसमें भी ध्यान से देखो मराठी डाल दिया, इसमें भी मराठी है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि इस ऑप्शन के अंदर जो सारी भाषाएं हैं वो सारी देवनागरी लिपि में नहीं लिखी जाती है। आगे बात समझ में? एग्जामिनर क्या कर सकता है कि जो कुछ है ऑप्शन में राइट डाल सकता है, कुछ ऑप्शन गलत भी डाल सकता है। हमको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसके अंदर के सारे शब्द या सारी भाषाएं सही हो। ओके, तो देखिए, मराठी, गुजराती, उर्दू, इसमें रोमन आ गया, फिर इसमें हिंदी, उर्दू, पंजाबी और अंग्रेजी हो गया। आगे बात समझ में? तो आंसर क्या होगा? देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषाएं याद कर लेना है आपको अच्छे से। हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी, नेपाली और प्राकृत, ये सारी भाषाएं किसमें लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखो बच्चों, हमारे स्टूडेंट हमेशा कहते रहते हैं कि मैडम इसकी पीडीएफ सेंड कर दीजिए हमको। पीडीएफ से आपको जितने लिमिटेड क्वेश्चन है वो मिलेंगे, लेकिन एक प्रश्न को कितने तरीकों से पूछा जा सकता है ये आपको कभी पता नहीं चलेगा। आगे बात समझ में? इसलिए क्लास को अटेंड करना बहुत जरूरी होता है। और इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपके लिए लेकर आऊंगी। आप बस क्लास में बने रहिए और आप क्लासों को अटेंड कीजिए, और कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स करके अवश्य पूछिए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। स्टूडेंट्स, जो हमारी मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री होती है वो क्लासों को बिना बोर्ड के नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन हिंदी भाषा में बोलने का काम अधिक होता है, बोर्ड का काम कम होता है, क्योंकि लिखना बहुत ज्यादा होता है, इसलिए टाइम लगता है। अगली क्लास है हम नए तरीके से लेंगे ताकि आपका समय भी बचे और जल्दी से जल्दी हमारे क्वेश्चन भी पूरे हो जाएं। तो चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हिंदी को भारतीय संघ द्वारा
संघ द्वारा राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया गया। इतना इंपॉर्टेंट और इतना इजी क्वेश्चन है कि आप इसको देखते ही इसका आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती मेरे हिसाब से। 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। ऑप्शन बी 14 सितंबर 1947, 14 सितंबर 1950 और डी ऑप्शन कोई नहीं। तो मेरे हिसाब से तो इसमें ऑप्शन की आवश्यकता ही नहीं होती। इतना बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, जो हिंदी पढ़ते हैं सबको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? हिंदी को राजभाषा के भारतीय संघ द्वारा राजभाषा के रूप में कब स्वीकृत किया? 14 सितंबर 1949 को, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से राजस्थानी बोली नहीं है। ऑप्शन है आपके मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी और अगला है अवधी। बताइए आंसर बताइए। हमारे राजस्थान में बोली जाने वाली बोली इनमें से कौन सी नहीं है, ये आपको बताना है। देखो, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी ये सब क्या है? राजस्थान की बोलियां हैं, लेकिन अवधी अवध प्रदेश, अयोध्या की ओर बोली जाने वाली है। तो इसका आंसर क्या हो गया? अवधी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार से है। खड़ी बोली, ये नाम कितनी बार सुनते हैं आप, है ना? हम सब प्रसंग व्याख्या करते हैं तो चैप्टर में नाम बहुत बार सुनते हैं। खड़ी बोली का विकास हिंदी के किस स्वरूप से हुआ है? ओके, आंसर देना है आपको। पूर्वी हिंदी, ऑप्शन बी क्या है? पश्चिमी हिंदी, ऑप्शन सी है राजस्थानी हिंदी, और ऑप्शन डी है पहाड़ी हिंदी। बताइए राइट आंसर। खड़ी बोली का विकास हिंदी के किस स्वरूप से हुआ है? आंसर क्या होगा? पश्चिमी हिंदी। क्या होगा? पश्चिमी हिंदी। देखो, मैंने जब क्लास में आपको पढ़ाया था ये वाला चैप्टर भाषा, व्याकरण और लिपि वाला, तब आपको बताया था कि हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 22 बोलियां हैं, ठीक है। जो हिंदी की 22 बोलियां हैं, ठीक है, वो किससे निकली हुई है? उनको 5 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। हिंदी की 22 बोलियों को 5 उपवर्गों में विभाजित किया गया है, यानी उन 5 में मिलकर वो 22 बोलियां हैं। 5 कौन से? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और एक है बिहारी। उन सब में कितनी बोलियां मिक्स है? 22 बोलियां। तो खड़ी बोली किससे निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। किससे? पश्चिमी हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी।
जितनी देर क्लास चलती है आपको उतनी ही देर पढ़ना है। और मैं आपको एक ही चीज बता रही हूँ कि आप 10 में से 10 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे सही करेंगे। वो 10 तो आप सही करेंगे ही करेंगे, साथ में आपको इनसे इतना नॉलेज हो जाएगा कि जो 1-2 पंक्तियों में क्वेश्चन के आंसर पूछे जाते हैं वो भी आप इससे आसानी से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मौखिक भाषा की विशेषता, मौखिक भाषा की विशेषता है। ऑप्शन ए स्वाभाविक होती है, ऑप्शन बी वाक्य छोटे 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 होते हैं, ऑप्शन सी परिवर्तनशील, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्या आंसर होगा? आंसर दीजिए। देखिए, मौखिक भाषा की क्या विशेषता होती है? ये सारी विशेषताएं होती है कि स्वाभाविक होती है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बच्चा जन्म लेता है तो क्या करता है, लिखना सीखता है कि बोलना सीखता है? वो सुनता है सबसे पहले, और फिर सुनकर वो क्या करता है, बोलना सीखता है। तो स्वाभाविक होती है, उसको सिखाना नहीं पड़ता, वो खुद से सीख जाता है। लिखित भाषा का अभ्यास करवाना पड़ता है, लेकिन मौखिक भाषा वो जन्म लेने के बाद सुनकर खुद सीख जाता है। वाक्य क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। फिर परिवर्तनशील होती है, पर जैसे हम क्लास में बोलते हैं, ठीक है, तो एक पद की व्याख्या जब मैं पढ़ाती हूँ, एक लाइन का अर्थ पहली बार कुछ और बताती हूँ, अगली बार वो चेंज हो जाती है, फिर अगली बार चेंज हो जाती है, क्योंकि वो रट्टी हुई नहीं रहती है बिल्कुल, वो स्थायी रूप नहीं है, अस्थायी रूप है, इसलिए वो क्या होती है, परिवर्तनशील। तो राइट आंसर क्या होगा बच्चों? राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विभक्ति युक्त शब्द कहलाता है। विभक्ति युक्त शब्द कहलाता है। ऑप्शन ए वर्ण, बी पद, सी वाक्य, और डी भाषा। बताइए आंसर। हमने पद परिचय पढ़ा ना अच्छे से, कितने अच्छे से मैंने उस क्लास में आपको समझाया था। अब वो तो हमारी किस्मत बड़ी खराब है कि उसको सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन पद परिचय ऐसा टॉपिक आता है जिसमें से 2 में से 2 मार्क्स हम पूरे प्राप्त कर सकते हैं। तो बताइए मुझे, मैंने क्या कहा था, विभक्ति युक्त शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। पद मैंने कहा था ना, राम, राम क्या है? एक शब्द है, लेकिन राम को जब वाक्य में प्रयुक्त कर देंगे, राम आम खाता है, राम अकेला है तो शब्द है, आम अकेला है तो शब्द है, लेकिन राम आम खाता हमने एक वाक्य बना दिया, यानी राम शब्द को वाक्य में प्रयुक्त कर दिया, तो क्या हो गया, उसके साथ विभक्तियां लग गई। पता है ना, कर्ता ने कर्म को करण से वो विभक्तियां होती है। तो जब शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है, उसका वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित हो जाता है, तो क्या कहलाता है, विभक्ति युक्त शब्द हो जाता है। इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, बहुत ही इजी प्रश्न है। राष्ट्र के राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा कहलाती है। बताइए, कितना इजी क्वेश्चन है। कहलाती है, ऑप्शन ए राष्ट्रभाषा, ऑप्शन बी राजभाषा, ऑप्शन सी उपभाषा, और डी प्रांतीय भाषा।
इसका आंसर तो सभी दे सकते हैं, हिंदी भारत की राजभाषा है, क्योंकि राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती है, तो आंसर क्या होगा, राजभाषा। देखो हमसे ये भी पूछा जा सकता है उपभाषा किसे कहते हैं, प्रांतीय भाषा किसे कहते हैं, ये सब मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ। हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे, ठीक है, लेकिन आज के लिए इतना ही। और कल से हम जो हमारे एक एक चैप्टर हैं सबके इंपॉर्टेंट जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, और उसके माध्यम से क्या होगा, हम सारे चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। आप सभी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी को इस क्लास का लाभ मिल सके। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट्स करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर भी आप सभी जुड़े हुए हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी आपको वहां पर भेज दी जाएगी। थैंक यू सो मच।